नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके जानेंगे। दोस्तों चीन ने अपने सैनिकों को पाने के लिए घुटने टेके, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है सीमा से लद्दाख के। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर फ्रांस की सख्ती बड़ी, मस्जिदों को किया गया सील। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है फ्रांस से। जी हाँ, राष्ट्रपति इमैनुअल मार्केन के ऐलान के बाद मस्जिदों को सील किया गया। और इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल पाकिस्तान में एक मंच पे 11 विपक्षी पार्टियां, इमरान के खिलाफ तख्ता पलट का ऐलान। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें करके जानेंगे। क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास से डरा चीन, दिया बड़ा बयान। तो सब कुछ खबरें करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही ये देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ करारा जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है, और अगर आप भी इस देश के इंडियन आर्मी में पूरी तरीके से गर्व और भरोसा है, तो इस वीडियो को लाइक करके जय हिंद इंडियन आर्मी के लिए लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन ने अपने सैनिकों को पाने के लिए टेके घुटने भारत के सामने। जी हाँ, भारत की हिरासत में पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के एक सैनिक को वापस पाने करने की मांग के साथ ही चीन ने घुटने टेक दिए हैं। चीनी सेना ने वादा किया है कि फिलहाल वह भारत के साथ सैन्य राजनयिक वार्ता के 7वें दौर में बनी सहमतियों को लागू करने और सीमा क्षेत्रों की शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए काम करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिंजियांग ने भी मंगलवार को कहा है कि फिलहाल हमें उम्मीद है कि भारत पक्ष अपना वादा करेगा और लापता सैनिकों को जल्द से जल्द लौटाएगा। चीन के साथ मिलकर भारत कमांडर वार्ता के 7वें दौर पर पहुंची सहमति को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांडर के प्रवक्ता सीनियर कर्नल झांग लुईगी ने सोमवार रात एक बयान में कहा है कि फिलहाल पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक सैनिक रविवार को चीनी भारत सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने याक को खोजने के दौरान लापता हो गया था। इस पर चीन ने तुरंत भारत को सूचित किया था और उम्मीद है कि भारत लापता सैनिकों की खोज में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारत चीनी सैनिकों की खोज में मदद करने और उन्हें वापस करने पर सहमति हुआ है। भारत ने बाद में चीन को सूचित किया था कि चीन का लापता सैनिक मिल गया है और मेडिकल परीक्षण के बाद उसे वापस चीन भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, इसके बाद अब माना जा रहा है कि चीन ने फिलहाल भारत से 8वें राउंड की वार्ता को लेकर भी अपील की है। हम चलते हैं अगली अपडेट, इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर फ्रांस की सख्ती बड़ी, मस्जिदों को किया गया सील। जी हाँ, फ्रांस में एक टीचर की हत्या के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। फ्रांस ने मंगलवार को पेरिस के बाहर एक मस्जिद को अस्थायी तौर पर बंद करने के आदेश दे दिए हैं। पिछले सप्ताह फ्रांस में सैमुअल पेंटी नाम के एक टीचर का सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। टीचर ने अपनी क्लास में पैगंबर मोहम्मद से जुड़े एक कार्टून को लेकर चर्चा की थी, जिसे लेकर उन्हें निशाना बनाया गया था। पेंटीन की जिस ग्रैंड मस्जिद को बंद किया गया था, उसमें अपने फेसबुक पेज पर पेंटी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला एक वीडियो शेयर किया था। पुलिस ने मस्जिद के बाहर उसे बंद किए जाने का आदेश भी चिपका दिया था। फ्रांस के अधिकारियों ने वादा किया है कि फिलहाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा रहे अराजक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएन सेंट डेनिस डिपार्टमेंट के हेड की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि मस्जिद को 6 महीने के लिए बंद करने के आदेश का सिर्फ एक मकसद आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। इतिहास के टीचर में पेंटी का सिर कलम करने वाले शख्स ने जांच के दौरान बताया है कि फिलहाल वो टीचर के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं। एक समूह संपर्क था। फ्रांस के टीचर का क्रूर हत्या के बाद दर्जनों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कई मस्जिदों पर ताला लगाया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति स्वयं इमैनुअल मार्केन ने कहा है कि फिलहाल इस तरीके की कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसी को देखते हुए फिलहाल उन्होंने इसे इस्लामिक आतंकवाद से जोड़कर देखा है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस तरीके से खास करके उन्होंने कई कट्टर मौलानाओं को भी प्रतिबंधित किया है और मस्जिदों पर भी बैन लग रहा है। ये बड़ी अपडेट फ्रांस से। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल पाकिस्तान में एक मंच पर 11 विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के खिलाफ तख्ता पलट का बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल इमरान खान पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी वाले दलदल में गले तक डुबो दिए हैं। जनता नाराज़ है, आगे रास्ते पर विपक्ष के अंगारे हैं। कोई इमरान को नालायक वज़ीर आज़म कह रहा है तो कोई उन्हें डरपोक इंसान बता रहा है, जो हर बात पर आर्मी की वर्दी के पीछे छिप जाता है। पाकिस्तान की 11 पार्टियों ने एक मंच पर आकर इमरान खान के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। 2 दिन के अंदर गुजरांवाला और कराची में एक बड़ी रैलियां की गई हैं। इन रैलियों में हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को आसानी से आपसी तू तू मैं प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में आ गए हैं।
दरअसल लंदन में रह रहे नवाज शरीफ ने इस रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर बड़ा हमला बोला था और अब इस हमले में पाकिस्तान की सेना ब्लू ऑर्डर वाइन इमरान खान बौखला गया है। नवाज शरीफ पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बोलने का आरोप लगा रहा है, यानी नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को जो आलोचना की उसकी भाषा और लहजा वैसा ही है जैसा पीएम मोदी तब बोलते हैं जब वो पाकिस्तान को आईना दिखाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी के पीछे एक बार फिर से इमरान छिपने की कोशिश कर रहा। हम चलते हैं अगली खबर। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास से चीन को बड़ी परेशानी। दरअसल लगभग 13 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया रहा है, जिसे एक क्वाड देश का नाम दे दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात आपको बता दें कि फ़िलहाल इस बार यानी नवंबर महीने की बंगाल खाड़ी और अरब महासागर में किया जाएगा एक युद्धाभ्यास। इसे औपचारिक तौर पर मालाबार एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। आपको बता दें, इसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो खुद साल 2007 में ही इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से अलग कर चुका था, लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल एक बार फिर से सैन्य अभ्यास में शामिल होने की वजह क्वाड देशों का ये संगठन और फिर मजबूत होगा। इसी साल 6 अक्टूबर को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की जो बैठक आयोजित की गई थी वो कई तरह से महत्वपूर्ण थी। अनुसार आपको बता दें कि जियोंग के अनुसार कोरोना महामारी के इस दौर में चारों देशों के विदेश मंत्रियों के व्यक्तिगत रूप से मुलाकात ही अपने आप में कई संदेश देती है और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है, लेकिन इसके बजाय इन नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करना बेहतर समझा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल एलएसी पर तनातनी के बीच भारतीय सेना ने चीन को उसके सैनिकों को लौटाया। लद्दाख बॉर्डर के पास पकड़ा गया था। भारतीय सेना ने उस चीनी सैनिकों को लौटा दिया है जो भटकते हुए पूर्वी लद्दाख के चुमार डेमचोक इलाके में आ गया था। मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने लद्दाख इलाके में पकड़े गए चीनी सैनिकों को फिलहाल चीन को वापस कर दिया है। वांग या लॉन्ग नाम के इस चीनी सैनिक को चुसूल मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर चीन को सौंपा गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सेना के हवाले से ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि फिलहाल एलएसी पर जारी तनातनी के बीच भारत ने सोमवार को उस चीनी सैनिकों को पकड़ा था, जिसके बाद चीन ने उम्मीद जताई थी कि फिलहाल पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा पकड़े गए उनके भटके हुए सैनिक को जल्द छोड़ दिया जाएगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात करें तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूर्वी लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में अब उस समय पकड़ा गया था जब भारतीय सैनिक गश्त कर रहे थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन की हरकतों को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अगले हफ्ते दिल्ली में होगी अहम चर्चा। चीन अपनी हरकतों के कारण विश्व में आलोचना झेल रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर से चीन के रवैये की आलोचना की है। अमेरिका के रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने कहा है कि चीन भारत पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्क एस्पर का ये बयान उनकी दिल्ली यात्रा से ठीक पहले आया है और वो अगले हफ्ते विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के साथ दिल्ली भी आ रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मार्क ने कहा है कि फिलहाल भारत और हिमालय में हर दिन चीनी आक्रामकता का सामना कर रहा है। चीन की सैन्य गतिविधियाँ एलएसी पर भी हैं। सभी जानते हैं कि चीन क्या कर रहा है। कुल मिलाकर चीन राजनयिक और सैन्य दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन ने एलएसी पर 60,000 सैनिकों की तैनाती कर रहा है। अपनी भारत यात्रा की पुष्टि करते हुए एस्पर ने कहा है कि पोम्पियो और मैं अगले सप्ताह भारत पहुंच रहे हैं और इस दौरान भारत के साथ हमारी द्विपक्षीय वार्ता होगी। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका और इस सदी के बेहतर साझेदार होंगे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल एफएटीएफ की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू। पाकिस्तान होगा ब्लैक लिस्ट या फिर नहीं, इसका होगा बड़ा फैसला। दरअसल पाकिस्तान की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की 3 दिवसीय वर्चुअल बैठक आज से शुरू होने जा रही है। इस बैठक में पाकिस्तान के भविष्य पर भी फैसला होगा। इस बैठक में फैसला होगा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को पनाह देने के लिए ब्लैक लिस्टेड देशों में डाला जाएगा या फिर नहीं। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को एफएटीएफ ने आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने को कहा था। रिपोर्ट की माने तो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए एफएटीएफ की ओर से दिए गए तकनीकी सुझाव को लागू करने में पाकिस्तान ने बहुत कम प्रगति की है। बताया जा रहा है कि 40 सिफारिशों में से केवल 2 पर प्रगति हुई है। आपको बता दें कि इसमें पहले कोरोना महासंकट के बीच पाकिस्तान ने खुद को एफएटीएफ की ग्रे सूची से हटाए जाने का बड़ा दांव चला था। हालांकि इससे पहले अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म में साल 2019 में पाकिस्तान की भूमिका पर खरी कही गई थी। इसमें कहा गया है कि भारत को निशाना बना रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल अब चीन के दुश्मनों से हाथ मिलाएगा भारत। ड्रैगन की नाक में दम करने वाले इस देश से शुरू होगी ट्रेड वार्ता।
दरअसल भारत लद्दाख सीमा विवाद के बाद बढ़े तनाव के बीच चीन को पटखनी देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में अब भारत चीन के दुश्मन देशों के साथ बातचीत शुरू करने जा रहा है। दरअसल चीन की हरकतों से भारत और ताइवान दोनों परेशान हैं और इससे दोनों लोकतांत्रिक देशों में करीबी बढ़ रही है और वे ट्रेड डील पर भी औपचारिक बातचीत शुरू करने वाले हैं। ताइवान कई सालों से ट्रेड डील पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन भारत इससे कतराता रहा है। दरअसल भारत लद्दाख सीमा विवाद से पहले तक चीन की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता था और अब कुछ महीनों में सरकार में ताइवान के साथ ट्रेड डील के पक्ष में वाला धड़ा हावी हो रहा है। एक अधिकारी ने बताया है कि ताइवान के साथ ट्रेड डील में भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। हम चलते हैं अगली अपडेट। फिलहाल फिजी में चीनी राजनयिकों की शर्मनाक हरकत, ताइवानी अधिकारी से जा भिड़े, फिर ताइवानी अधिकारियों ने जमकर कूटा चीनी अधिकारियों को। जी हाँ, गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर छिपकर हमला करने वाले चीन के राजनयिक फिजी में जानलेवा हमले पर उतारू हो गए हैं। शर्मनाक घटना आई है। प्रशांत महासागरीय देश फिजी में चीनी दूतावास के अधिकारियों ने सभी राजनयिक नियमों को धता बताते हुए ताइवान के एक अधिकारी पर जानलेवा हमला कर दिया। जी हाँ, हमला कर दिया और इस हमले में ताइवान का अधिकारी बुरी तरीके से घायल हो गया है और उन्हें हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के अधिकारी के सिर में चोट आई है और इस घटना के बाद अब और चीन और ताइवान के बीच तनातनी प्रशांत महासागरीय देश फिजी तक पहुंच गया है। फिजी में दोनों ही देश अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीनी अधिकारियों के हिंसक हमले की यह घटना 8 अक्टूबर को सुआ के एक होटल में बनाए गए ताइपे ट्रेंड ऑफिस के रिसेप्शन पर हुई थी। आपको बता दें कि फिलहाल इसमें ताइवान के अधिकारियों ने चीन के अधिकारियों को भी जमकर कुटाई की है, लेकिन ये शर्मनाक बयान है, ये शर्मनाक हरकत है जिस तरीके से उन्होंने कहा है। इस पर आपको बता दें कि ताइवान ने इस पर करारा चीन को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ताइवान चीन के गुंडों से ताइवान 1 इंच भी डरने वाला नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त ताइवान नहीं करेगा और ना ही इस तरीके की हरकतों से हम डरने वाले हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेपाल ने दिया एक और झटका, ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगाई रोक। जी हाँ, दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नेपाल ने करारा झटका दिया। करीब 23 साल के बाद ठीक इसी वर्ष 2019 में नेपाल का दौरा करने वाले चीनी राष्ट्रपति ने काठमांडू में नेपाल के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना पर हस्ताक्षर किया था। इस 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी नेपाल ने फिलहाल उसको लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। नेपाल की तरफ से फिलहाल अभी इस पर रोक लगाए जाने की मंशा निकल के आ रही है। यही कारण है कि चीन को इसके लिए बेहद बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना में चीन बड़े पैमाने पर पैसे का निवेश कर चुका है। हालांकि नेपाल ने अभी इस पर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिया है, जिससे चीन कहीं ना कहीं इससे झटका लग रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल जियो और क्वालकॉम ने मिलकर 5G की सफल टेस्टिंग की। 1 Gbps तक होगी हाई स्पीड। जी हाँ, अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के सैन डियोग में हुए एक वर्चुअल इवेंट में ये घोषणा की गई है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू एमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा है कि फिलहाल क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीकी पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। आने वाले दिनों में भारत में यूजर्स 1 Gbps तक स्पीड का लुफ्त उठा पाएंगे और ये अंबानी जल्द ही करने वाले हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली का तोहफा, एक किस्त में विजयादशमी से पहले मिलेगा बोनस। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले 30,70,000 सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि कर्मचारियों को बोनस देने से सरकार पर 3737 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के त्योहारों के मौके पर 10,000 रुपये ब्याज मुक्त अग्रिम देने का फैसला किया था। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने कदम उठाया था। मंत्री ने बताया है कि फिलहाल विजयादशमी या दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 37 करोड़ रुपए के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा। उन्होंने बताया है कि कर्मचारियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए एक ही किस्त में बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, डाक्टर, रक्षा उत्पादक समेत तमाम संगठन कर्मचारी पर बीमा निगमित होंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दशहरा पर चीन बॉर्डर का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शस्त्र पूजा करेंगे और कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर चीन को मुंह तोड़ जवाब देंगे।
पूर्वी लद्दाख में कई महीनों से भारत चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। कई बैठकों के बावजूद भी तनावपूर्ण माहौल शांत नहीं हो रहे हैं। इस बीच दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत बॉर्डर पर पास जा रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम का दौरा करेंगे और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों का सामना कर रहे भारतीय सैनिकों के जवानों को मनोबल भी बढ़ाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा भी करेंगे। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 से 24 अक्टूबर को सिक्किम जाएंगे और वहाँ पर कई रोड प्रोजेक्ट्स, पुल आदि का उद्घाटन करेंगे। ये सड़कें और पुल आम नागरिकों के अलावा सेना के जवानों की आवाजाही और उनके हथियारों को सीमा पर पहुंचाने के लिए काफ़ी काम आएंगे। रक्षा मंत्री के हिंदू परंपरा के अनुसार सिक्किम में चीन की सीमा के पास तैनात स्थानीय इकाइयों में से एक के साथ शस्त्र पूजा करने की भी संभावनाएं हैं। शस्त्र पूजा के दौरान दशहरे में हथियारों की पूजा की जाती है। पिछले साल उन्होंने फ्रांस में भारत के पहले राफेल लड़ाकू विमान को लेते हुए ऐसा किया था। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिहार चुनाव में राहुल ओवैसी पर जमकर बरसे सीएम योगी। बोले पाकिस्तान की तारीफ करने वाले क्या हित चाहेंगे देश का। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनावी प्रचार करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस कमान और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोले। जमुई में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे यूपी के सीएम ने कहा है कश्मीर से धारा 370 हटाया गया और ये बात राहुल गांधी और ओवैसी के गले से नीचे नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा है कि देश का हर नौजवान जनता के देश में अभी सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी और ओवैसी पाकिस्तान की जय जयकार करने में लगे रहते हैं और जो दुश्मन देश पाकिस्तान की तारीफ़ करते नहीं थकते हैं वो देश का हित कैसे करेंगे। उन्होंने हमारे देश में राजनीति करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण की शुरुआत की, जिससे बिहार में जमकर प्रचार हुआ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मुस्लिम बाहुल इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है। और अब तो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ साथ अब खासकर जेडीयू के उम्मीदवारों की तरफ से भी सीएम योगी को प्रचार करने का न्योता मिल रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग। बिहार असेंबली औरंगाबाद में रैली के दौरान तेजस्वी यादव पर फेंका गया चप्पल। जी हाँ, तेजस्वी यादव आरजेडी के मुखिया पर चप्पल फेंककर जनता मार रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों राजनीतिक पार्टियों और उनके वरिष्ठ नेता कई शहरों में रैलियों और सभाएं कर अपनी पार्टी के लिए वोट पक्के करने में लगे हैं। ऐसे कुछ आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। इसी के चलते वो मंगलवार को एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए औरंगाबाद पहुंचे थे, लेकिन यहां पर उनके साथ भीड़ में किसी शख्स ने बदतमीजी कर दी थी। माना जा रहा है कि इस दौरान तेजस्वी मंच पर जा बैठे और कार्यकर्ताओं से बात ही कर रहे थे, तभी अचानक एक ने चप्पल उठा के दे मारा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। जिस तरीके से लूट, हत्या, अपहरण कांड करवाए हैं वो सब जनता भी भूली नहीं है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। यूपी में जातीय हिंसा भड़काने वाले आरोपी सिद्दीकी कप्पन के परिवार से मिल रहे हैं राहुल गांधी। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में यूपी के हाथरस में जातीय हिंसा के मामले में आरोपी सिद्दीकी कप्पन के परिवार से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने सिद्दीकी कप्पन के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। सिद्दीकी कप्पन इस वक्त यूपी की जेल में है और ये वही है जिसने यूपी में दंगा भड़काने की कोशिश की थी और जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। अपने आप को पत्रकार बताता है, लेकिन ये है फिलहाल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता है और इसको सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने अभी जेल में बंद किया है। लेकिन अब इनके परिवार, आरोपी के परिवार से राहुल गांधी खुद वायनाड में जाकर मुलाकात की है। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और इनमें क्या संबंध हो सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट। मध्य प्रदेश की मंत्री का विवादास्पद बयान। कहा मदरसों में पैदा होते हैं आतंकी। कांग्रेस बोली चुनाव आयोग के लिए संज्ञान। दरअसल मध्य प्रदेश की अध्यात्म एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर सूबे में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल उषा ठाकुर ने मंगलवार को कहा है कि फिलहाल देश के सारे कट्टरवादी और आतंकवादी मदरसों में पाले बढ़े हैं। वहीं मंत्री के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है। विपक्षी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर होने वाले उपचुनाव को लेकर
सांप्रदायिक एजेंडे को फैला रही है। अब आपको क्या लग रहा है दोस्तों, उषा ठाकुर की बयान का आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। आपको क्या लग रहा है कि क्या मदरसों में आतंकी पलते हैं, मदरसों की फंडिंग बंद की जानी चाहिए? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें। तो दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों फिलहाल आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबर में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।